नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे प्रश्न जो न्यूबॉर्न को लेकर होते हैं उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके अंदर जो प्रश्न उठते हैं वो जवाब हम आज ये वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गिरधर रोलेकर हैं जो पीडियाट्रिशियन है और करीबन 30 साल से ज़्यादा उनको प्रैक्टिस का हो गया है। अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और उनके हॉस्पिटल वलसाड स्थित है, योगिनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। नमस्कार। डॉक्टर गिरधर रोलेकर, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास है, उसके आपको आज आंसर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, ये नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, तो सबको मतलब पेशेंट को एज वेल एज उनके रिलेटिव्स को ये प्रश्न रहता है कि ये बच्चे को हम क्या दें। जैसे ही बच्चा आ जाता है बाहर तो रिलेटिव्स का रहता है कि बहुत रो रहा है तो इसको हम क्या पिलाएं। नमस्कार दोस्तों। जैसे ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो नॉर्मल डिलीवरी और नॉर्मल बेबी के लिए है। ये प्रीमेच्योर बेबी और डिफ़िकल्ट डिलीवरीज के लिए नहीं है। तो बच्चा मोर देन 2.5 किलो डिलीवर हुआ है इधर सिजेरियन से और नॉर्मल डिलीवरी से, तो गाइडलाइन सजेस्ट कैसा गाइडलाइन है कि नॉर्मल डिलीवरी में पहला फर्स्ट आवर में स्तनपान कराना चाहिए और सिजेरियन सेक्शन में पहला 6 आवर्स में स्तनपान कराना चाहिए। लेकिन जैसे मदर कंफर्टेबल हो जाए तो वो जल्दी भी हो सकता है, जैसे विद इन हाफ एन आवर और विद इन 20 मिनट्स नॉर्मल डिलीवरी में हम बच्चे को मदर का ब्रेस्ट को लगा सकते हैं। और उसके बाद ये जो प्रक्रिया है तो बच्चा का मुंह मदर का ब्रेस्ट को लगेगा तो वहाँ से सिग्नल ब्रेन में जाके ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा, तो उससे मिल्क फ्लो चालू होता है। लेकिन मिल्क जो आता है पहला फर्स्ट 2 डेज में, पहले 2 दिन में जो मिल्क आता है वो थोड़ा लेस क्वांटिटी में आता है उसको, और ठीक रहता है, उसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम मदर बच्चे के लिए एनर्जी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन क्वांटिटी बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं भी हो सकती है। बच्चे का जो स्टमक रहता है उसकी जो कैपेसिटी है न्यूबॉर्न बेबीज का, तो वो 10 to 15 ml रहता है। तो 1 to 2 ml कोलेस्ट्रॉम जो मिलता है बच्चे को एट ए टाइम, तो वो शायद कम रहेगा, तो बच्चा उसके बाद थोड़ा उसका रिक्वायरमेंट एज ए सटाइटी ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसके लिए वो जो बच्चा रो भी सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ 10% डेक्सट्रोस जो हम बनाते हैं 5 ml डिस्टिल वाटर और 5 ml 25% डेक्सट्रोस मिक्स करके, तो वो उसके बाद हम पिलाते हैं। जैसे पहला आप ब्रेस्ट फीडिंग करा लीजिए, उसके बाद अगर बच्चा रोता है तो हम ये 10 ml जो लिक्विड है, जो 10% लिक्विड बनाया गया है, वो हम पिलाते हैं हर 2 घंटे में। तो उससे बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होता है, और जो नॉर्मल वेट लॉस जो 5 दिन में होता है 10%, उससे ज़्यादा वेट लॉस नहीं होने देते, प्लस बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होने देते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट के नज़दीक लाइए। वो नज़दीक लाने से जो मिल्क की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग के 2 दिन में मतलब मिल्क की मात्रा कम होती है, तो कई बार रिलेटिव्स और मदर डरते हैं कि भाई वो बच्चा तो भूखा रहेगा, मगर सर ने जैसे बताया कि उसके जो अपना बच्चा रहता है उसका पेट तो बहुत छोटा रहता है, तो वो छोटा रहता है तो उसके हिसाब से उसका पेट भर जाता है। और स्टार्टिंग का कोलेस्ट्रॉल जो रहता है मतलब पीला जाड़ा दूध जो रहता है, कहीं लोगों में ऐसी मान्यता रहती है कि नहीं ये गंदा दूध है तो ये बच्चे को दूध नहीं लेना है, मगर इनफैक्ट ये दूध देना है और उससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि कितने
मतलब कितने बार बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? क्योंकि हमेशा सबको ये भी टेंशन रहता है कि मेरे बच्चे ने तो अभी दूध पिया है, तो क्या मैं आधे घंटे में पिलाऊं या रोएगा उसके बाद पिलाऊं? क्या करना चाहिए उसमें? फर्स्ट वीक में बच्चे को डिमांड फीडिंग होता है, और इवन फर्स्ट मंथ भी, पूरा महीने भर भी। तो डिमांड फीडिंग क्या होता है कि जैसा बच्चा रोता है तो हम पहले समझते हैं कि बच्चे को भूख लगी है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। वो आधा घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल एम्प्टिंग, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, मतलब कि जो उसका पेट खाली होने का टाइम है, वो 2 घंटा हम मानते हैं। लेकिन किसी का जल्दी भी होता है, तो इसीलिए बच्चे को अगर जल्दी भूख लगता है तो जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा, मतलब 1 to 2 ml है, तो बाकी का आप 10% डेक्सट्रोज फीडिंग करा लीजिए। और फिर से वापस अगर 1 घंटे में बच्चा उठ गया और रोने लगा तो फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा लीजिए। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न ये है कि हाउ मच स्लीप शुड अ नॉर्मल बेबी गेट? मतलब बच्चा कितने देर तक सोना चाहिए? कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि भाई पूरी रात सो गया तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई ये तो मेरा बच्चा बहुत अच्छे से सोया। तो इज इट नॉर्मल उनको उठाना चाहिए बच्चे को कि नहीं उठाना चाहिए? बच्चा फर्स्ट न्यूबॉर्न इन फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट 22 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स, सो 24 घंटे में से 22 घंटे तक वो सोता है। मतलब कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराया, उसको नॉर्मल कपड़े में रैप कर दिया और सुला दिया, तो वो सो जाता है। फिर वापस 2 घंटे में या 1 आवर में वापस जाग जाता है। तो ऐसा खाली वो दूध पीने के लिए ही जगता है। तो 22 आवर्स नॉर्मल स्लीप है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो वो आवर्स कम होते जाते हैं। और अगर बच्चा इससे ज़्यादा इरिटेबल है, जो नॉर्मल खेलता बच्चा है तो उसको कुछ नहीं, लेकिन बच्चा रोते उठ जाता है और नहीं तो कंटिन्यूस इरिटेबल है, तो आपको आपका पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए कि ये बच्चा क्यों प्रॉपरली स्लीप नहीं ले रहा है। अच्छा, और एक बात और है, अगर बच्चा स्लीप ले रहा है और आप उसको जगा रहे हैं लेकिन बच्चा लूज है, मतलब कि एक्टिविटी कम है, तो भी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई इन्फेक्शन है, नहीं तो कोई जन्मजात कोई डिसीज है, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच क्राइंग इज नॉर्मल? मतलब कितना बच्चा नॉर्मली रो सकता है? अपने को कैसे समझेगा पेरेंट्स को कि नहीं ये भाई इसको कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है? कैसे जज किया जाए? ये स्पेशली क्वेश्चंस नए पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि ये तो बच्चा बहुत रो रहा है, मगर फिर जब हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं तो वो बहुत अच्छे से रहता है। तो एग्जैक्टली उनको कब डर जाना है कि नहीं भाई अभी तो डॉक्टर को दिखाना ही है हमको? जो न्यूबॉर्न बेबीज है और से फर्स्ट 1 मंथ और 3 मंथ्स, बच्चा जब हंग्री होता है, भूख लगती है, तभी वो रोता है। और दूसरा, उसने पोटी किया है, नहीं तो पेशाब किया है, तो गिल्ला होता है तो वो रोता है। तो ये सब अब हम लोग सपोज उसको फुल स्टमक दूध पिलाते हैं। जैसा जो फीडिंग फुल कैसे होता है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बर्पिंग कराते हैं, तो जो थोड़ा ढेकार के साथ थोड़ा दूध निकल जाता है, तो उसका मतलब कि बच्चे ने सफिशिएंट मिल्क ले लिया है, तो उसके बाद वो सोना चाहिए। और दूसरा, आपने जो जब भी वो उसका नैपी गीला हुआ तो वो साफ कर दिया और ड्राई क्लोथ्स में उसको रैप कर दिया, तो सोना चाहिए। तो अगर वो बच्चा, कभी कभी कोई बच्चा ज़्यादा सोता नहीं है लेकिन वो खेलते रहता है, तो खेलते रहता है, उसके लिए कोई इट्स नॉर्मल। लेकिन इन बिटवीन अगर बच्चा इरिटेबल है और रोता है, ये 3 चीज़ के सिवा और रोता है, तो हमको ज़रूर पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करके उसका जो कारण है वो ढूंढ डालना चाहिए। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि जब बच्चा भूखा हो या बच्चे ने पॉटी किया हो या फिर उस बच्चों ने सुसु किया हो, तो वो शायद अपने को सिग्नल दे रहा है कि हमको मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट आपने देख ली, मतलब उसने आपने उसको खाना खिला दिया, उसने पॉटी नहीं किया है, उसने यूरिन नहीं किया, उसके बावजूद वो रो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। कहीं उसको पेट में दर्द हो रहा है या कुछ उसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं सकता, तो वो रोने के माध्यम से ही आपको इंफॉर्मेशन देगा।
अच्छा, अभी दूसरा एक न्यूबॉर्न का जो नए पेरेंट्स रहते हैं उनको ये रहता है तकलीफ कि हम बच्चे को कैसे स्नान कराएं, या बच्चे को मालिश हम करा सकते हैं या नहीं करा सकते, और करा सकते हैं तो कैसे करना है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जो हॉस्पिटल के लिए गाइडलाइन अभी दिया गया है कि जब तक बच्चा हॉस्पिटल में है तब तक हमको कोई बात देना नहीं है। मतलब कि जो बच्चे का जो स्किन का जो नॉर्मल बैक्टीरिया रहता है और मदर का जो स्किन का नॉर्मल बैक्टीरिया होता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को जब भी जन्म होता है तो उसको क्लीन ड्राई स्टेराइल क्लोथ से उसको साफ़ कर दिया, फिर मदर का स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं। तो मदर का जो अच्छा बैक्टीरिया है वो बच्चे के लिए जो संक्रमित रोगों से रक्षण के लिए उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो बच्चे को बीमारी कम लगती है। तो इसीलिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जिसको अभी कंगारू मदर केयर भी बोलते हैं, तो वो कराना चाहिए। और जो हम लोग पहले साबुन से स्नान कराते थे और वो जो हमारी आया मासी वगैरह स्नान कराते थे, वो बिकॉज दे आर वर्किंग विथ अदर थिंग ऑल्सो, तो वो जो अलग बैक्टीरिया अगर कॉलोनाइज हो गया बच्चे का स्किन में तो बच्चे को प्रोटेक्शन कम मिलेगा। इसीलिए अभी जब तक हॉस्पिटल में है तब तक बाथिंग बंद कर दिया है। फक्त अपना वार्म वाटर से क्लोथ्स को भिगो के बच्चे को साफ कर दिया हर रोज, और आप घर पे जाएंगे बाद में बच्चे का जो नाड़ है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको ऑयल मसाज करके जो साबुन पीडियाट्रिशियन आपका लिख के देंगे उससे स्नान कराना चाहिए। अभी मालिश के बारे में जो आपका अभी जो मान्यता पहले थी कि एकदम ज़ोर से मालिश करो और ये कसरत कराओ, जैसे पैर का अंगूठा उसका सर पे लगाया और एक हाथ दूसरी बाजू कर दिया, दूसरा हाथ दूसरी बाजू कर दिया, वो अभी हम लोग उसके स्ट्रांगली अगेंस्ट है, क्योंकि उसमें हम लोग ने जो अपना पैर की बड़ी हड्डी और इस शोल्डर की हड्डी में फ्रैक्चर देखे हुए हैं। तो इसीलिए अभी एक्सरसाइज को मना कर दिया है। फक्त आपको एकदम सॉफ्ट हैंड से पूरा शरीर को, हेयर पे भी लगाओ, मुंह पे भी लगाओ, पूरा शरीर को ऑयल अप्लाई करना है। इट्स नॉट मसाज, इट्स अप्लाई करना है। और उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट बच्चे को रखना है, सो दैट जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसको ग्रोथ में, उसका वजन बढ़ने में मदद होगा। उसके बाद आप साबुन से पूरा शरीर से स्नान करा दीजिए, और जो आपको जो डस्टिंग पाउडर जो कुछ भी शरीर पे लगाने का जो डॉक्टर लिख के देते हैं वो लगा दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बरसों से परंपरागत हम मालिश करवाते हैं अपने हाँ। न्यूबॉर्न बेबी को, जिसके अंदर मालिश वाली जो पाई रहती है वो बहुत ही स्ट्रांगली उसको एक्सरसाइज कराती है, और हम ऐसा सोचते हैं कि वो जितना स्ट्रांगली कराएगी मेरा बच्चा उतना ही स्ट्रांग होगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं, ऐसे कोई करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा ऐसा करेंगे तो फ्रैक्चर होने की शक्यता है। तो आप सब लोगों से विनती है कि भाई ऐसे मालिश मत करवाइए तुम खुद, और स्पेशली अगर पेरेंट्स में या तो फादर या तो मदर उसको ऑयल मसाज करेगी तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी होगा मदर और बच्चे के बीच में, और आपका जो पर्पस है ऑयल लगाने का और ऑयल से उसकी स्किन अच्छी हो, सर्कुलेशन अच्छा हो, वो भी पर्पस सब हो जाएगा, और उसको ऑयल लगाने के बाद आप स्नान करवा सकते हैं। ये कुछ नई बातें हैं, ये थोड़ा नया चेंज है, वो चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, और तीन और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मालिश वाली बाई है तो नाक में भी ऑयल डालते हैं, कान में भी ऑयल डालते हैं, वो हम लोग उसके स्ट्रांगली अपोज करते हैं, क्योंकि नाक में तेल डालने से लिपोइड न्यूमोनिया भी हो सकता है। कान में ऑयल डालने से क्या होता है कि जो नॉर्मल वैक्स प्रोडक्शन है तो उसका जो डक्ट है वो बंद होने के बाद वो स्किन में कुछ पस्ट्यूल वगैरह होता है और बच्चा को ओटाइटिस एक्सटर्ना जैसा हो सकता है और बच्चा रो भी ज़्यादा रोने लगता है। दूसरा कि कोई कभी कभी इधर मेल और फीमेल दोनों टाइप के बच्चे में जो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होता है इनिशियली, वो क्यों होता है कि वो जो मदर का जो हार्मोन रहता है, जो फीमेल हार्मोन्स, वो बच्चे में गया रहता है वाया अम्बिलिकल कॉर्ड।
तो उसकी वजह से उसका जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा इनलार्ज होता है, कई बच्चों में होता है, मेल में भी होता है फीमेल में भी। तो वो जो मालिश वाली बाई कि तुम्हारा जो आपके रिलेटिव्स है कि वो लोग क्या बोलते हैं, उसको ब्रेस्ट को दबा के दूध निकालने को बोलते हैं, लेकिन वो सरासर गलत है। आप वो जो ब्रेस्ट में जो दूध का नली रहता है जिसको हम लैक्टेशन डक्ट बोलते हैं, तो वो डक्ट खाली जब भी बच्चा दूध पीता है तभी मदर का डक्ट खुलना चाहिए, उसके पहले वो डक्ट खुलता नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती दूध निकाल के, मतलब उसमें से सिक्रीशन निकलेगा, लेकिन वो दूध निकाल के आप ओपन कर देते हैं, तो ओपन करके क्या होता है कि एक्सटर्नल इन्फेक्शन जाता है और ब्रेस्ट एब्सेस बच्चों में हो सकता है। तो हम लोग ने कई बच्चों में ब्रेस्ट एब्सेस देखा है और उसमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है, कभी कभी उसमें स्मॉल नीक मार के पस भी निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ आप टोटली आप मसाज करते हैं तो भी मत कीजिए और किसी के पास करवाते हैं तो भी मत कीजिए। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ने बताया है कि जो बरसों से कहीं मालिश वाले लोग भी करते हैं और कहीं पेरेंट्स भी अगर वो खुद मालिश कर रहे हैं तो वो उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स वो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हुआ है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा समय देना है और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हार्मोन अपने आप डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि न्यू हार्मोन बनने वाले नहीं है, तो अपने आप वो ब्रेस्ट 6 मंथ में नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। अच्छा, हार्मोन से एक बात मुझे प्रश्न है, कहीं पेरेंट्स को भी रहता है कि जब बेबी गर्ल होती है तो उनके वजाइना में थोड़ा सा डिस्चार्ज, रेडिश डिस्चार्ज होता है, तो वो देखकर भी लोग डर के आते हैं हमारे पास 2 दिन के बाद कि ये क्या है, ये नॉर्मल है या कुछ गड़बड़ है? तो हार्मोन जैसा मदर से बच्चे में अम्बिलिकल कॉर्ड से गया है, तो वो हार्मोन जब विड्रॉ होगा, मतलब अभी नया हार्मोन, अभी वेदर फीमेल चाइल्ड में भी वो नया हार्मोन इनिशियली बनने वाला नहीं है, वो जब प्यूबर्टी होगी तब हार्मोन बनेगा। तो ये हार्मोन नया बनने वाला नहीं है, तो उसका लेवल कम होगा, तो वो विड्रॉल ब्लीडिंग है। विड्रॉल ब्लीडिंग इज लाइक अ मेंसेस, तो वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लीवर में जो विटामिन के बनता है वो लीवर मैच्योरिटी 5-6 डेज लगता है लीवर मैच्योरिटी होने को। तो अगर विटामिन के का डेफिशिएंसी है तो हम पीडियाट्रिशियन बच्चे को विटामिन का एक एडिशनल विटामिन के का डोज देते हैं। शुरुआत में फर्स्ट जब भी बेबी बॉर्न होता है तभी एक विटामिन के का डोज दिया जाता है, लेकिन वो सपोज कम पड़ता है, तो ऐसा बच्चों में कभी ब्लीडिंग हुआ तो हम एक डोज एक्स्ट्रा भी विटामिन के का 5th और 6th डे को ऐसा परिस्थिति में देते हैं। अच्छा, एक दूसरा कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बाउल मूवमेंट्स आर नॉर्मल, मतलब बच्चा कई बार ऐसा आता है कि बहुत बार टॉयलेट होता है, ऐसे करके डर के आ जाता है कि सर देखो ये कितने सारे टॉयलेट कर दिए, तो कितना नॉर्मल हम गिन सकते हैं और कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल है या गड़बड़ वाला है? अभी न्यूबॉर्न में जो स्टूल होता है वो थोड़ा ग्रीनिश ब्लैक रहता है, तो वो स्टूल को हम मिकोनियम बोलते हैं। तो मिकोनियम पहले सब निकल जाना चाहिए, और मिकोनियम शुरुआत में कभी 2 स्टूल 3 स्टूल पर डे होता है। ऐसा करके जब मदर फीडिंग अच्छा चालू हो जाता है तो 3rd-4th डे को येलो कलर स्टूल आ जाता है। अभी स्टूल का नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 6 to 8 स्टूल पर डे होता है। वो तो 6 to 8 स्टूल पर डे हुआ तो मतलब कि वो ऐसा माना जाता है कि बच्चे को दूध पूरी तरह से मिल रहा है सफिशिएंट क्वांटिटी में। बट अगर बच्चा ज़्यादा स्टूल करता है, जैसे 10 to 20 स्टूल, मतलब 10 से 20 बार संडास किया है ब्रेस्ट फीड बच्चे में, तो भी वो नॉर्मल माना जाएगा, प्रोवाइडेड जो हर हफ्ते 200 ग्राम वजन जो बढ़ता है, जैसे पर 2 डेज 2 दिन में 50 ग्राम 35 to 50 35 से 50 ग्राम का वजन हर 2 दिन में बढ़ना चाहिए। तो अगर वो बढ़ रहा है और बच्चा खेल रहा है, एक्टिव है, तो वो ज़्यादा स्टूल आपको हानिकारक नहीं है। ओके, बट अगर बच्चा जब स्टूल करता है तभी वो बहुत रोता है, उसके बाद वो स्टूल करता है, तो और कभी कभी बच्चा ग्रीनिश स्टूल भी करेगा,
लेकिन ग्रीनिश स्टूल अगर विदाउट पेन होता है तो मोस्टली वो नॉर्मल होता है। तो जब पेन के साथ स्टूल होता है तब यू हैव टू कंसल्ट पीडियाट्रिशियन को पास जाना चाहिए आपको और उसका कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि जब तक आपका बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है और और अगर वो टॉयलेट ज्यादा भी कर रहा है तो कोई हाँ। चिंता की बात नहीं है, मगर आपका बच्चा अगर दूध अच्छे से नहीं पी रहा है और टॉयलेट भी ज्यादा कर रहा है तो ये थोड़ा चिंताजनक रहता है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ओके, अभी वोमिटिंग के बारे में जो अभी अगर ये ज़्यादा स्टूल हो रहे हैं और साथ में उल्टी भी हो रहा है तो वो भी एक डेंजर सिग्नल है। और उल्टी कैसा, जो हम बोलते हैं कि बच्चे को हम ब्रेस्ट फीडिंग में बाद जो डेकार निकालते हैं बर्पिंग, मतलब perfect। अच्छा, एक तो क्वेश्चन है। उसके साथ थोड़ा दूध निकल जाता है तो वो बच्चे का पेट फुल हो गया और थोड़ा दूध निकल गया क्योंकि बच्चे ने ज़्यादा ले लिया। और अगर जो उसको वोमिटिंग हो रहा है उसका मतलब क्या है कि वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जब आप कंधे पे बच्चे को डालेगा और दूर तक उल्टी जाती है तो उसको वोमिटिंग बोलते हैं। अगर अदरवाइज हम सुपाई ऐसा सुलाया है और बच्चा का उल्टी जोर से निकल गया दूर तक तो उसको वोमिटिंग बोलते हैं। वो वोमिटिंग के साथ लूज मोशन है आपको, मतलब ज़्यादा संडास हो रहा है तो उसकी तुरंत आपको पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी दूसरा एक क्वेश्चन है कि ये बहुत सारी मदर रहती है वो जो वर्किंग भी रहती है, ज़्यादातर महिला अभी वर्किंग रहती है, तो उनको वो तो बच्चे को घर पे छोड़कर जाती है अपने ऑफिस में, तो वो जो बाकी के जो घर के मेंबर होते हैं वो बच्चे को बॉटल से दूध पिलाते हैं, तो क्या ये एडवाइजेबल है? अब बॉटल फीडिंग के लिए हमारा जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया का, तो उन्होंने टोटली मना किया है क्योंकि बॉटल फीडिंग का डिसएडवांटेज बहुत सारा है। क्योंकि कभी कभी अपन बॉटल स्ट्रेट नहीं रखते हैं तो ज़्यादा एरोफेजिया हो गया, बच्चे का पेट फूक जाता है तो बहुत सारा गैस हो जाता है। दूसरा, बच्चे को इन्फेक्शन इज़ वेरी डेंजरस विथ बॉटल फीडिंग। तो बॉटल फीडिंग में बच्चे को इन्फेक्शन लग के इन्फेक्टिव डायरिया जो है वो होने का चांस रहता है। दूसरा, हम शुरुआत में बच्चे को इस तरह का जो है इसको पडाले फीडिंग बोलते हैं। पडाले जो है वो स्टील का बर्तन वाले के पास मिलता है, तो एक उसमें 12 to 15 ml मिल्क रहता है। अगर आपका बच्चा ने ब्रेस्ट फीडिंग किया, उसके बाद आपने बर्पिंग किया, उसके साथ थोड़ा नहीं निकला, अगर आपका ब्रेस्ट फिर भी भारी लग रहा है तो आप थोड़ा दूध एक्सप्रेस करिए अलग स्टील का वाटी में और फिर ये पडाले से आपको पिलाना है। बॉटल फीडिंग शुरुआत नहीं करनी है। फिर भी अगर आपको बॉटल फीडिंग करना पड़े, जैसा वर्किंग मदर है, तो बॉटल में जो इसका बंद करने का आटा रहता है वो इट इज़ द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ दैट बॉटल। और बॉटल से वो पार्ट अगर आप अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, उसमें अगर कोई भी दूध का कण नहीं रह गया तो इन्फेक्शन का चांस कम रहता है। तो इसीलिए कभी कभी वो लोग क्या बोलते हैं कि जो वर्किंग मदर है दे शुड कीप 5 to 6 बॉटल, आप 5-6 बॉटल रख के जाइए। सभी आप खुद उसको स्टरीलाइज करिए, मतलब साफ करके बॉईल करके, और फिर ये 6 बॉटल में आप मिल्क जो है, मिल्क तो अलग बनाया हुआ है तो मिल्क तभी वो भरेगी एक बॉटल, और सब बॉटल जो आप साफ अपने हाथ से साफ कीजिए। क्योंकि जो काम करने वाले हैं वो शायद बराबर साफ नहीं भी कर सकते। तो ये है। और 5 मंथ्स के बाद आपको अगर 5 महीने तक आप ये किया है, पेडाले से फीडिंग किया, ब्रेस्ट फीडिंग इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, लेकिन साथ में आप पेडाले से थोड़ा एक्सप्रेस करके भी पिलाते हैं। लेकिन 5 महीने के बाद अगर आपको जरूर पड़े तो 5 महीने में बच्चा अपना हाथ में अपराइट रह सकता है। तो अपराइट जो रहता है तो उसके बाद ये जो सीपर बोलते हैं, ये सीपर है, तो ये जो सीपर में से ये बहुत अच्छा है। तो सीपर में भी 2 टाइप का सीपर आते हैं, एक आटा वाला और एक डायरेक्ट प्रेस करके उसको बंद करने का। तो आप बोलिए कि हमको प्रेस करने वाला चाहिए तो वो आप उबाल भी सकते हैं, उसको साफ सफाई भी अच्छी होती है। तो आप सीपर का एक बार हैबिट करेंगे तो सीपर से, लेकिन उसमें क्या है कि हम बच्चे को ये सीपर डायरेक्ट नहीं दे सकते, हमको सीपर से पिलाना पड़ेगा बच्चे को अपराइट रख के।
ये एक चीज़ है। तो 5 मंथ्स के बाद ये सीपर ट्राई करना भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मतलब कहने का अगर आप वर्किंग मदर है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत आप पर्सनल अटेंशन देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और जैसे सर ने बताया कि स्टार्टिंग का जो 5 मंथ्स रहता है तो उसके अंदर ये आपको स्टील वाले दुकान में मिल जाएगी एक छोटी सी, जो उनको सबको मालूम होता है इस तरह का होता है, जिसके अंदर आप दूध लेके, ये पॉइंटेड चीज़ रहती है, वो उसको बच्चे को हम एंगल ऑफ द एंगल में लगा के धीरे से पिला सकते हैं। और ये आप अपने पीडियाट्रिशियन को पूछ के आप इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो आप जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे सर ने एक ड्राइंग बताया, तो वो ड्राइंग है एक प्लास्टिक का जो ये रहता है ना, कप रहता है उस, और वो बहुत इजीली अवेलेबल है सब मेडिकल स्टोर में। तो वो भी दो टाइप के, एक तो डायरेक्ट प्रेस करना है और एक तो सर्कल करके प्रेस करना है। तो आप डायरेक्ट प्रेस करने वाला इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बॉटल के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो पूरे तो नहीं मगर थोड़े बहुत अंश में आप रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है कि जो इन्फेक्शंस होते हैं बच्चे को, तो वो इन्फेक्शन कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे मतलब क्या क्या ध्यान रखें, क्योंकि ये न्यू मदर को बहुत प्रॉब्लम रहता है कि घड़ी घड़ी जब पीडियाट्रिशियन के पास आते हैं तो बोलते हैं कि अरे अभी तो हम आके गए तो वापस आना पड़ा, सर ऐसा कुछ हमको सजेशन दे दो कि हम नहीं आए और हम ये सब प्रिवेंट कर सकें। तो ये कौन सी छोटी छोटी बातें हैं? सो न्यूबॉर्न बेबी जो है उनका इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम रहता है, बट जैसे ही मदर के पास रहता है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो मदर का जो स्किन में जो बैक्टीरिया रहता है, जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया, वो जैसा बच्चे को ट्रांसफ़र होगा तो वो जो कम्युनिकेबल डिसीज है जैसा स्किन का डिसीज वगैरह वो कम होगा। सेकंड थिंग, जो आप क्लोथ कोई भी क्लोथ पहनाएंगे स्किन, तो बच्चे का स्किन रॉ रहता है, जैसे हम बोलते हैं कि वो नया स्किन है तो उसके ऊपर एलर्जी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप कोई भी नया कपड़ा पहनाएंगे तो पहले उसको वॉश करिए और उसके बाद अच्छा सा आयरन करिए, तो जो उसमें कलर की का एलर्जी भी नहीं होगा और इन्फेक्शन भी नहीं है। सेकंड थिंग, आप क्या करेंगे कि जब आप घर जाएंगे हॉस्पिटल से बाहर, कि वो जो ये रहता है, छाता रहता है जो मच्छर को प्रिवेंट करने के लिए, मॉस्किटो बाइट प्रिवेंट करने के लिए, वो बच्चे को उसमें रखिए। कि क्या है कि सब लोग बाहर जाते हैं दुकान में, किधर किधर घूम आते हैं, फिर वो हैंड वॉश करके आप बच्चे को पकड़िए तो बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। तो कोई भी नया रिलेटिव्स आएंगे तो बच्चे को खेलने के लिए लेंगे हाथ में, तो उसके पहले उनका हाथ स्टरीलाइज होना चाहिए, जैसे इधर हैंड वॉश करना चाहिए, नहीं तो वो सैनिटाइजर से हाथ साफ करके बाद में बच्चे को उठाइए, तो आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन होगा। दूसरा कि जब वो यूजुअली सर्दी खांसी का प्रॉब्लम शुरुआत में बच्चे में रहता है, तो यूजुअली क्या बोलते हैं कि मदर को सर्दी खांसी हो गया तो बच्चे को होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनको कोई भी टाइप का इन्फेक्शन है, जैसे कि उनको डायरिया है, कि उनको सर्दी खांसी है, तो सब लोग को ऐसा प्रिकॉशन लेना है कि हमको कोई बीमारी नहीं है, जैसा हमको कुछ डायरिया नहीं हो, क्योंकि डायरिया का जम्स कैसे जाता है, मुंह से जाता है। तो वो जो आप नैपकिन गलती से आपका नैपकिन बच्चे का सारवार में आ गया तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बैक्टीरिया। दूसरा, अगर आप बड़े लोग कोई भी ग्रैंड पेरेंट है कि फादर है, मदर तो है ही, मदर इज़ वेरी क्लोज, तो वो लोग छींकेंगे और स्नीज करेंगे और कॉफ करेंगे, तो वो जो एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट जो आएंगे वो भी बच्चे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो और ऐसा नहीं है कुछ हुआ सपोज बड़े लोगों में तो उनका तुरंत इलाज करना चाहिए, सो दैट के एडल्ट पॉपुलेशन घर में जितने भी एडल्ट है और बच्चे से बड़े बच्चे हैं तो उनको कोई बीमारी है तो उनको पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो हम ये जो छोटा बच्चा है जो नया ग्रो हो रहा है उसमें प्रिवेंट इन्फेक्शन होते रोक सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि बच्चे को तो क्लीन रखना है, हाँ। उसके आजू बाजू की चीजें भी क्लीन रखनी है और पूरे परिवार को एक हेल्दी रहना है, तो ये आपका बच्चा एक हेल्दी रह सकता है। तो आपको मतलब बहुत छोटी छोटी बात आपको देखनी है
और ट्रीटमेंट आपको भी करनी है और अपने बच्चे की भी करनी है। तो आप जो छोटे मोटे जैसे कि घड़ी घड़ी कफ होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और बच्चे को लेने के टाइम आपको देखना है कि आप हाथ बराबर अच्छे से धोए, सैनिटाइज करें, उसके बाद ही अपने बच्चे को उठाए, खुद भी उठाए और कोई रिलेटिव होगा या घर का कोई भी मेंबर होगा उसको सेम फॉलो करना है। तो थैंक यू सो दूसरा मच। एक वो वेट लॉस, शुरुआत का न्यूबॉर्न है तो जो बच्चे का जो वजन आता है उससे फर्स्ट वीक में मतलब 5 डेज में 10% कम होता है। जैसे अभी बच्चा 3 किलो का जन्म हुआ है तो बच्चे का वजन 2 किलो 700 ग्राम अगर हुआ 5वें दिन तो वो नॉर्मली 10% कम होता है। उससे ज़्यादा कम हुआ तो आपका पीडियाट्रिशियन आपको बोलेंगे कि अगर बच्चे को कम दूध मिल रहा है कि बच्चा कम दूध ले रहा है। बच्चा कम दूध ले रहा है तो उसका मतलब बच्चा वीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। मतलब उसमें कुछ इन्फेक्शन है कि बच्चा जनरली वीक है। और अगर मदर को बच्चा एकदम एक्टिव है, सकिंग पावर इज़ वेरी गुड, तो अगर मदर को दूध कम आता है तो मदर को ज़्यादा न्यूट्रिशन दे के मदर का मिल्क कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। और दूसरा जो है कि ये जो 10% जो कम हुआ है वजन, वो 7 to 10 डेज में वापस जन्म का वजन जो 3 किलो का वजन हो जाता है वो हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ इसका मतलब कि बच्चे को कम दूध मिल रहा है। तो कम दूध मिल रहा है एक उसका कारण बच्चे में अथवा मदर में आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब आपको दोनों को कंसल्ट करना पड़ेगा, पीडियाट्रिशियन को और गायनेकोलॉजिस्ट को। तो आपका जो है वो फल निकलेगा और बच्चा का ग्रोथ अच्छा होगा और हेल्दी होगा। अगर हम चलो कि बच्चा का एक्टिव है, दूध ले रहा है, लेकिन उसका जो वजन जो हमने बोला जैसा हर 2 दिन में 50 ग्राम पहला 3 महीने में अथवा तो हर वीक में 200 ग्राम वो नहीं हो रहा है तो बच्चा आगे जाके पूरा हेल्दी नहीं रहेगा, वीक रहेगा। ओके, तो मतलब कि जो बच्चा जिस वेट से पैदा हुआ है तो वो प्लस जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो उसका वेट गेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा, आपको कैसे समझेगा इसका वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको टाइम टू टाइम आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाना है और आपको उसका वेट करना है। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं कि कहीं मेरा बच्चा बराबर वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसके कारण उसका इलाज आपके पीडियाट्रिशियन आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरधर रोलेकर फॉर गिविंग सच ए नाइस इन्फॉर्मेशन। बहुत छोटी छोटी बातें जो पेरेंट्स में और स्पेशली न्यू पेरेंट्स में रहती है उसका आपने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो, जैसे हमने तो पूरे ट्राई किए हैं सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने के लिए, मगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।